नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश लोक सेवक में आपका स्वागत है। सिविल सेवा एक ऐसी सेवा जिसको क्वालिफाई करने का और जिसमें जाने का हजारों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस सेवा में जाने के बाद एक लोक सेवा का जो क्रम शुरू होता है वो भी चुनौतियों भरा होता है। अगर मैं बात करूं आईएएस ऑफिसर्स की, तो वो तमाम अपने अपने विजन के साथ आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी महिला आईएएस ऑफिसर की जिन्होंने अपनी शार्प स्ट्रेटजी से ना सिर्फ पहले रिकॉर्ड बनाए, फिर अवार्ड्स बनाए। बहुत सारे अवार्ड्स, हाल ही में उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले। स्वच्छता अवार्ड मिला बड़ोदरा को नंबर 8 पे लाने के लिए, और इसके साथ साथ बेहतर जल प्रबंधन के लिए पंच सेतु परियोजना का अच्छा क्रियान्वयन करने के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। मैं बात कर रहा हूं आईएएस ऑफिसर 2005 बैच शालिनी अग्रवाल की। उन्होंने तमाम मुकाम हासिल किए, लेकिन अब वो जब बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर हैं तो वो किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है। आज के लोक सेवक के अंक में आज बात शालिनी अग्रवाल की। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत सारे एक सफर शुरू हुआ गोधरा से और लगातार आप पहले एसडीएम, फिर डीडीओ, फिर कई शहरों के कलेक्टर आप रहे, बड़ोदरा के कलेक्टर भी रहे, और आपको एक क्वाइंट किया गया, एक शब्द दिया गया कि सुपर शालिनी, शार्प स्ट्रेटजिस्ट, बहुत सारे ये टर्म मीडिया ने आपको दिए। कैसे देखती हैं अब तक के सफर को, और सिविल सेवा में आने का एक ड्रीम था या पापा थे सिविल सेवा में इसलिए आना था? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि भारत देश में आईएएस एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, और पब्लिक के लिए यदि कोई सीधा काम कर सकते हैं तो वो आईएएस की सर्विस आपको एक वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। मेरे आईएएस में आने का मुख्य जो कारण है वो ऑब्वियसली मेरे फादर हैं। उन्होंने हमें पुश किया कि आईएएस ऑफिसर बनना है और इस क्षेत्र में काम करना है। और ये जो 15 साल का अभी आपने ये सब बात बताई तो हम पूरा फ्लैशबैक में चले गए। 15 साल ऐसे ही बहुत जल्दी निकल गए, पर ये कहना चाहूँगी कि एक एक दिन 15 साल का मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, न्यू चैलेंजेस रहे हैं, और हर दिन बहुत ही कमिटमेंट और एफिशिएंसी के साथ काम करने की कोशिश की है। और ये जो पूरी जर्नी रही है आईएएस की अभी तक की 15 इयर्स की, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। गुजरात एक प्रगतिशील विकसित राज्य है और यहाँ पे काम करना आईएएस के तौर पे ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इन सब चीज़ों के लिए मैं भगवान को हर दिन बहुत बहुत थैंक्स भी करती हूँ। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की कभी ख्याल आया कि तय कर लिया था, इंजीनियरिंग करते वक्त भी तय था कि सिविल सेवा में जाना है? इंजीनियरिंग करने से पहले मेरे फादर ने तय कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करवानी है, और इसीलिए उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था आईएएस का। मैं बात कर रही हूँ 1998 की, और मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, पर मेरे फादर ने बोला कि नहीं, तुम्हें तो आईएएस करना है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लेना चाहिए। गाइड किया, और मेरे फादर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उस वक्त काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट था, और आप देखेंगे तो 98 के जो टॉप 20 आईएएस हैं उसमें से मोस्टली इंजीनियर्स थे, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा और हमने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। पर शुरू से तय था कि आईएएस ही करना है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि सिविल सेवा भी बदली है, सिविल सेवा के कई बार पैटर्न बदले हैं। मैं बहुत सारे सवाल लूंगा, उसके पहले मैं एक युवाओं से जुड़ा सवाल लेना चाहता हूं कि जो युवा आज आपको देखते हैं एक रोल मॉडल के तौर पर, जाहिर सी बात है बहुत सारे युवा आते हैं, मिलते हैं, मीडिया में आपके काम को देखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कितना चुनौतीपूर्ण है इस सेवा में आना? जितना प्रेस्टीज का विषय है उतना यहाँ परफॉर्मेंस अब बहुत जरूरी हो गई है। आईएएस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये स्टील फ्रेम है इंडिया का, और गवर्नमेंट, लोग, पॉलिटिशियंस, मीडिया, जुडिशरी, जितने भी डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स हैं
उन सबके साथ में मिल के काम करना, ये आईएएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साथ में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डिलीवरी करना और लोगों तक पहुंचना, ये भी आईएएस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। उन सबके बीच में आज के युवाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि आईएएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एशिया। और इसका जो एग्ज़ाम है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है एशिया का। पहली बात तो जो लोग मानते हैं कि हमें आईएएस करना है तो बहुत ही प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ में और परसिवियरेंस के साथ में आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। पर लोगों को यदि ऐसा लगता है, युवाओं को, कि हम आईएएस में आ गए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया है और फिर हमें ज़िंदगी भर आराम से हम नौकरी कर पाएंगे, तो मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि ये एक भ्रम है। आईएएस में फर्स्ट डे से आपको परफॉर्म करना पड़ता है। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब वो बोलते हैं कि जो युवा ऑफिसर्स हैं उनको इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और पब्लिक डिलीवरी ऑफिसर्स को करना चाहिए। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑफिसर्स के काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ के लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसलिए गुजरात के लोग उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो एज अ आउटस्टैंडिंग ऑफिसर वो तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा काम कर रहे हो। तो एवरी डे सभी को परफॉर्म करना होता है कमिटमेंट के साथ में। हर दिन चुनौतीपूर्ण होता है और उसमें काम एंड कंपोज्ड रहते हुए हर दिन आपको परफॉर्म करना पड़ता है। गलती हुई तो निशाने पे भी जल्दी से आ जाते हैं, मीडिया भी नहीं छोड़ती है। खैर, 2002 में जो जगह एक एपी सेंटर रही, कहीं न कहीं एक गलत काम के लिए दंगे हुए, आपने वहाँ से अपने करियर की शुरुआत की, गोधरा से एक एसडीएम के तौर पर। शुरुआत में कहा जाता है कि जो शालिनी अग्रवाल थी वो सो कॉज नोटिस देती थी, बहुत कड़क थी, लेकिन तब की शालिनी अग्रवाल और अब की शालिनी अग्रवाल, जो अब शार्प स्ट्रेटजिस्ट जिनको कहा जाता है, कितनी बदल गई हैं आप? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफिसर्स में मेच्योरिटी आती है, एक ठहराव आता है और पेशेंस आता है और चीज़ों को डील करने के लिए, मैं जैसे कहा है कि आपको काम एंड कंपोज रह के आप उसी सेम सिचुएशन में कैसे डिलीवर कर सकते हो, वो सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ में और नॉलेज के साथ में आता है। तो ये जो सब बदलाव हैं वो हम में आए हैं, पर अभी भी हम शोकोज नोटिस देते हैं और अभी भी हम कड़क हैं। पर हाँ, ये सब चीज़ों जो मैंने अभी डिस्क्राइब की उन सब के साथ में सम्मिलित लेके वो सब आया है। पर जब गोधरा में मेरा फर्स्ट डे था एसडीएम का डिस्ट्रिक्ट में, और आज ये 15 साल की जो जर्नी है, उस टाइम पे भी जो काम करने का एंथुजियाज्म था वो सेम है, उस टाइम पे भी जो काम करने का कमिटमेंट था वो सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेम है, और एक इस सर्विस में आए थे कि इंटेग्रिटी के साथ में काम करेंगे, वो अभी तक जो फर्स्ट डे का कमिटमेंट था वो अभी तक सेम है। गोधरा से सफर शुरू हुआ, आप तापी गए, तापी के बाद खेड़ा, मोरसा, कई करीब 4 जिलों के आप कलेक्टर भी रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बड़ोदरा ने आपके जो टैलेंट था या आपकी जो परीक्षा बड़ोदरा ने ज्यादा ली? मैं कहना चाहूँगी कि मेरा हर एक डिस्ट्रिक्ट का बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। तापी और मुडासा दोनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे और वहाँ पे हमने जो व्यक्ति लक्षी योजना होते हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बहुत जुम्बिश में काम किया। और तापी और अरवली ने नेशनल लेवल पर जो एक ऑफिसर को रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो रिकग्निशन उन डिस्ट्रिक्ट से मिला। कई सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए उन तो बेस्ट डीडीओ अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अवार्ड, वो मुझे तापी के लिए मिला। तापी के लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर जापान में एक सेमिनार हुआ था, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज थी, तो बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर हमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका तापी ने वहाँ पर दिया। नरेगा में हमें नेशनल लेवल पर कई सारे अवार्ड्स उसके कारण मिले। सिकल सेल हेल्थ के लिए जो प्रोजेक्ट था उसके लिए नेशनल अवार्ड्स मिले। आनंदीबेन ने भी आपको फेलिसिटेट किया था तत्कालीन। हाँ, तो बेस्ट कलेक्टर के लिए जो है हमें अवार्ड अरवली मुडासा के लिए मिला, जो अगेन एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था।
3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो हमने अरवली में बनाए एक महीने में आपने बनाए? एक ही दिन में। एक ही दिन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का एक कार्यक्रम था, उसी में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में हम उस टाइम पर अपने टेन्योर में लेके गए, जो कि नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी और जिनके अपने चैलेंजेस अलग थे। तो वहाँ पे काम करने के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहा कि आपने जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की वो जल्दी से लोगों तक पहुँची। जैसे सेवा सेतु, तो अरवली एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और सेवा सेतु में हम लोग टॉप फर्स्ट में रहते थे, मतलब फर्स्ट में अरवली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर रहता था। अरवली जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सोशल मीडिया में गांव-गांव तक लोगों तक कलेक्टर के तौर पर हम लोग पहुँचे थे। तो काफ़ी वहाँ पे फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा। वडोदरा के बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वडोदरा में चैलेंजेस बहुत। आप जैसे आए वैसे ही कुदरत ने 242 मिलीमीटर बारिश, फिर कोविड, ऐसा नहीं कि लगा कि कुदरत भी इम्तिहान ले रही थी आपका? हाँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में वडोदरा में काम किया, इसलिए यहाँ पर एक वो कहते हैं कि बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, विषम परिस्थितियां हैं, उन सब के बीच में एक ऑफिसर कैसे परफॉर्म करता है। फोटो भी आई जिसमें आप बारिश के पानी में थे। हाँ। तो वो फोटो थी आपकी। एक फोटो और है कोविड के दौरान की, जिसमें आप बहुत, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सख्त है, किसी को आप डांटते हुए हैं। तो यहाँ पर एक कि अब कोई भी परिस्थिति हो उसमें से कैसे स्ट्रांगली काम करना है और कैसे सबको साथ में लेके काम करना है, वो सब वडोदरा ने सिखाया। तो वडोदरा का एज अ पर्सन हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए, काम में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग फ्रंट पे एक साथ में जो काम करने के लिए। और मैं गवर्नमेंट को स्पेशली थैंक करना चाहती हूँ, एक विमेन IAS ऑफिसर के ऊपर गवर्नमेंट किस तरह से विश्वास करती है कि ऑफिसर्स भी, विमेन ऑफिसर्स भी परफॉर्म करते हैं और मेरिट और परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको एक साथ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो गुजरात में ही पॉसिबल है। अभी भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं, बुडा की जिम्मेदारी भी हैं, VGL भी है, स्मार्ट सिटी CEO भी हैं, तो इसलिए काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना अपने आप में चैलेंज है। आप, लेकिन मैं एक चीज पूछूं कि कोविड के दौरान एक आसान नहीं था चीजों को कर पाना, एक वैश्विक महामारी थी, प्रधानमंत्री अपने लेवल पे एक जिलाधिकारियों से भी बात करते थे, कलेक्टर से भी बात करते थे, आप ग्राउंड जीरो पर थे। वो कौन सी स्ट्रेटजी रही जिससे कोविड का जो प्रकोप जो हुआ वो बड़ोदरा में उतना बस्ट नहीं हुआ है, कहीं एक चीजें कंट्रोल में रही? कोविड के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि सही जगह पे सही लोगों को डिप्लॉय करना, और दूसरा सारे डिपार्टमेंट्स, NGOs, पदाधिकारी, उन सबको साथ में लेके जो भी अपने पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे आप मैक्सिमम तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो हर तरह से चैलेंजिंग था। लेबरर्स को ट्रेन में भेजना, उनके लिए राशनिंग की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में राशन की सुविधा उपलब्ध कराना, जो पूरा लॉकडाउन था उस टाइम पे एसेंशियल सप्लाईज को कंट्रोल करना, साथ में कोविड मैनेजमेंट भी करना, नए तरह की चुनौती थी, नए तरह की चुनौतियां थी। था। तो जो भी हर तरह का टास्क था, मुझे लगा कि उसमें पहले आपको अपनी टीम के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजाइज करना कि ये चुनौती है, अब इसको पार करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, वो हम लोग बकायदा जॉट डाउन करते थे। उसके बाद में एक एक जो स्टेप ले रहे हैं उसके लिए मिनट टू मिनट उसको किस तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, उसका हम लोग बहुत डिटेल में उसका प्लानिंग करते थे। और प्लानिंग करने के बाद में हमें जो हमारे रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट करना है, उस रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट का भी हम लोग बहुत एफिशिएंटली उसका करते थे। और लास्ट में जो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन है, और उसमें भी फील्ड विजिट्स को इम्पोर्टेंस देते हुए मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का यूज करते हुए, लोगों को इन्फॉर्म करते हुए, उन सब के साथ में जो काम करने का चैलेंजेस था वो किया। और स्पेशली जो हेल्थ मैनेजमेंट था उसमें कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर उभा, जो नया कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, अरेंज करने के लिए, उस टाइम पे उन लॉजिस्टिक्स को भी अरेंज करना, क्योंकि काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स ऐसे थे जो अवेलेबल नहीं थे, जैसे ऑक्सीजन मैनेजमेंट, वो हम लोग रातों रात प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब उसको आप कैसे एफिशिएंट वे में मैनेज करोगे, बाहर से कितना ऑक्सीजन लेंगे, अंदर कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अवेलेबल है उसको
हर एक के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते कहा हैं। जाता है कि आपने उस दौरान एक अलग रणनीति अपनाई, जो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले थे, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थी, चाहे वो किसी रिफाइनरी के चेयरमैन हो या कोई भी हो, आपने उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया, मीटिंग में लिया। क्या ये चीज गेम चेंजर रही? ये सब इसलिए गेम चेंजर्स रहा क्योंकि कोविड में एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन काम नहीं कर सकता था। कोविड एक ऐसी परिस्थिति थी जो हर क्षेत्र को और हर वर्ग को अफेक्ट कर रही थी, और उसमें आप उनसे जुड़े लोगों को यदि साथ में लेके काम करेंगे, जैसे हम लोगों ने आर्मी को भी साथ में लिया, उनकी जो एक्सपर्टीज है, हमारा एक टैंकर अटक गया था वहाँ पर कॉलेज में, और वो टैंकर हमारे लोग नहीं निकाल पाए थे, बट हम लोगों ने उन चीज़ों को भी एडवांस में सोचते हुए और आर्मी के साथ में टाई अप किया था। उन्होंने हमारा आधे घंटे में टैंकर वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है। तो आपको एक अनुभव भी हमारा काम आया कि हमें पता था कि किन किन लोगों के पास में किस किस तरह की एक्सपर्टीज है, पर उन सबको उस टाइम पे साथ में कनेक्ट करके, और वो जो था दिन रात मेहनत करके उस टाइम पे काम किया, और भारत सरकार और गुजरात सरकार का काफ़ी सपोर्ट रहा, और लोगों का, वडोदरा के लोगों को काफ़ी सपोर्ट रहा। इसलिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट हाँ, वडोदरा में उस टाइम पे अच्छे से हम लोग बाहर निकल पाए। 15 सालों के सफर को देखें तो आपका लंबा समय एडमिनिस्ट्रेशन में रहा। अभी आप बतौर कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर 1 साल पूरा करेंगे, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए आप आयकर विभाग में भी गए, और वहां पर भी जो जीएसटी से संबंधित जो रूल्स थे, एक्ट थे, उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा, जिसको काफी नोटिस किया जाता है। तो उसके पीछे किस तरह का, वो आपका कैसे वहां आपने स्कोर किया, वो कैसे समझ थी आपको? मैं वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में 2014 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। 2014 में मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न होने वाला था, इसलिए मैं मैटरनिटी लीव पे गई थी, और तब मेरा जो ट्रांसफ़र है वो वहाँ पर हुआ था। 1.5 years to 2 years के बीच में मेरा कमर्शियल टैक्स का एक्सपीरियंस रहा, बट उस टाइम पे वो बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि टैक्सेशन एंड फाइनेंस बहुत ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं जो आपके डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग हैं। तो हमारा जो फाइनेंस, कॉमर्स और टैक्सेशन और इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी, यस, मल्टी डिसिप्लिनरी उसमें होते हैं, अप्रोचेज होती हैं, तो उन सबका, और बहुत ही टेक्निकल है, तो आपको वो सब चीज़ें पढ़नी होती है, काफ़ी सारे एक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, इसलिए काफ़ी नॉलेज एनरिचिंग भी था वो एक्सपीरियंस। तो उन सबको करते हुए, बट बहुत जल्दी से हमने वो सब पढ़ते हुए, और फिर वैट में भी हम लोगों ने मैक्सिमम वैट कैसे मिले स्टेट में, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़ में जो हमारे पैरा होते हैं, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ की रिकवरीज आउटस्टैंडिंग बाकी रहती हैं, हाई कोर्ट केसेस होते हैं, अपील्स हैं, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, बिकॉज वैट और जीएसटी वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें जितना पैसा आता है उतना गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकती है, और उसी टाइम पे फॉर्चुनेटली जीएसटी जो एक्ट था वो बन रहा था, और उसमें हमारे जो कमिश्नर थे वो उसके मेंबर थे, हमारे मिनिस्टर उसके मेंबर थे, इसलिए काफ़ी सारी मीटिंग्स दिल्ली, अहमदाबाद, कच्छ में होती थी, और एक्ट किस तरह से ड्राफ्ट होता है वो हमने देखा कि एक कैसे एक्ट ड्राफ्ट होता है। तो जब भी जीएसटी की बात आती है तो एक प्राउड फील होता है कि हम लोग, नहीं, मैंने जब पढ़ा तो उसमें आया कि आपने काफी सारी चीजें उसमें निकाली कि कौन से रूल्स होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, और कौन से व्यवहारिक रूल्स हो सकते हैं। तो आपने, हाँ, तो हमारे जो कमिश्नर के गाइडेंस में हम लोग उस टाइम पे उसमें काफ़ी सारा पार्टिसिपेशन करते थे, तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। जब आप बड़ोदरा की कलेक्टर बन के आई, तो कहा जाता है कि आपने सबसे पहले एक स्वॉट एनालिसिस की और देखा कि किस ऑफिसर का, किस अधिकारी का किस में 100% ले सकते हैं, चाहे उस दौरान के वो डीडीओ जेसी रावल हो, जो भी लोग रहे, आपने एक स्वॉट एनालिसिस की। क्या यही वो चीज़ थी कि जिसके चलते नतीजे बहुत अच्छे आए, चाहे वो पंच सेतु परियोजना हो या दूसरी योजनाएं जो थी कि लोगों को राशन पहुंचाना, या जो भी इनिशिएटिव्स आपके रहे, क्या वो स्वॉट एनालिसिस लोगों का 100% कैसे ले सकते हैं, ये तरकीब आपकी काम आई? वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज हमेशा स्वॉट एनालिसिस होता है हमारा। हमें लगता है कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं तो वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग टीम है उसमें से बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब वो सबसे पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। दूसरा, एज अ कलेक्टर हमने जो स्वॉट एनालिसिस में जो निकाला या फिर जो किया
कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लेते हुए उनमें से जो जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए और फिर उनकी एक टीम बनाई। जो कोई भी तरह का काम है वो जो टीम है वो हमारी काफ़ी हैंडी रहती थी और इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट हो वडोदरा में हम लोग उसको एफिशिएंटली डिलीवर कर पाते थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग काम नहीं करते हैं या वीक हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो उन लोगों को हम लोग इस तरह से डिप्लॉय करते हैं, उनको भी हम लोग कि उनका जो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है उस पर वो लोग काम करें और इसलिए उनको भी हम लोग उसी तरह से डिप्लॉय करते थे कि हर आदमी एज ए टीम वहाँ पर काम करें। आप कभी भी जब कलेक्टर वडोदरा वाली टीम देखेंगे तो उसमें एक आदमी आपको जिला आयोजन से मिलेगा, एक आदमी आपको माइंस डिपार्टमेंट से मिलेगा, एक आदमी आपको पंचायत से मिलेगा और ये सब लोग पंचजल सेतु पे काम कर रहे हैं। तो वो काफ़ी लोगों को अजीब सा भी लगता था कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो पानी से जुड़े नहीं हैं और वो पानी के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। पर एज ए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर आपको फाइनेंस को जो है वो कन्वर्ज करना होता है, मैन पावर को कन्वर्ज करना होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, लोग और सारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके बीच में। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एज ए टीम लोगों को, ऑफिसर्स को उसमें जोड़ के और चाहिए उस टीम में, जब लोगों को कन्विंस करना है तो आपको तो उनको भी हमने उसमें, जैसे हमारे एजुकेशन के लोग हैं, ICDS के लोग हैं, वो लोग गांव-गांव में उनका नेटवर्क होता है थ्रू टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये दोनों भी हमारी कमेटी का पार्ट थे क्योंकि लोगों को कन्विंस करने के लिए IEC अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के लिए फिर युवा हमारी टीम से जुड़े हुए थे। जैसे जो यहाँ पे हमारा पूरा इंटरनेट और कंप्यूटर्स का जो टीम्स देखती थी वो भी हमारे उसके पार्ट थे क्योंकि गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी के माध्यम तक हमें पहुंचना है, चीजें पहुंचानी थी। लेकिन एक चीज आपके बारे में और कही जाती है, जो भी आपके साथ काम किए जो लोग कहते हैं कि शालिनी मैम 100% भी मिल जाए ना तो भी सेटिस्फाई नहीं होती है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं कि और अच्छा कैसे हो सकता है। उनकी जो सर्च है वो जारी रहती है। कितना सही है? तभी तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। विकास का मतलब ही यह है कि आप उसके आयाम खोलते जाएं और नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएं और उससे आगे और विकास होता जाए। तो वो तो हमारे साथ में है कि कभी भी 100% कुछ है नहीं, फिर उसके बाद में क्या आगे, जिस दिन वो खत्म होने वाला होता है उससे पहले हमारा नया प्लान शुरू हो जाता है कि इसके आगे हमें क्या करना है। गुजरात में आप कलेक्टर रहे 4 डिस्ट्रिक्ट्स के, आपको एक शब्द से क्वाइंट किया गया कि पानीदार कलेक्टर। कैसे देखती हैं इस पॉइंट को आप? वडोदरा में जब हम आए तो मैंने मोडासा में भी पानी पे बहुत काम किया, तापी में भी पानी पे बहुत काम किया। मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी के लिए पानी विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग एक वाटर स्केर्सिटी की दिशा में आगे चल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे पड़ रहा है और वाटर लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मैं दूसरी चीज़ ये भी मानती हूँ कि हमें जो पानी दिया गया है वो एक तरह से लोन है जो हमें हमारे बच्चों को ब्याज के साथ में चुकाना भी है, देना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पानी को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए हम जहाँ पर भी हैं उसके लिए हम हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहें। मैं इसमें एक चीज़ और भी मांगती हूँ कि वर्ल्ड में हर एक आदमी पानी का कंज्यूमर है, पर हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ में कंट्रीब्यूट करे कि वाटर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में क्या कर सकता है। तो उस सोच के साथ में जब मैं वडोदरा में आई तो यहाँ पे हमें लगा कि वडोदरा में अभी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको एक साथ में इंटीग्रेट करके पानी के क्षेत्र में बहुत किया जा सकता है और इसीलिए पंचजल सेतु प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ और उसमें पानी के वाटर मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को इंटीग्रेट करके एक कॉमन टीम बना के फिर सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लेके पहली बार इंटीग्रेटेड वे में और अग्रेसिव वे में वाटर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के काम किए गए हैं। उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जब जल शक्ति मंत्रालय ने अवार्ड्स डिक्लेयर किए तो कहीं न कहीं वडोदरा के बारे में ये भी कहा गया कि ये योजना तो लागू हुई लेकिन आदर्श आइडियली वो जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है उसको करने वाला देश का एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला है। तो ये कितनी बड़ी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट थी, कितनी बड़ी खुशी की बात थी कि पूरे देश में वडोदरा का नाम जब बढ़ा। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था
तब हम लोग उसके इम्पैक्ट और उसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में सोचते थे। हमने कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट देश में इतना प्रसिद्धि हासिल करेगा। और उसमें भी एक जो वर्षा जल निधि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट था, वो तो उसके पीछे मैं 2 मिनट लूंगी आपका, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें वो है। मैं उस टाइम पे कमिश्नर के भी चार्ज में थी, 2019 में कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के चार्ज में थी। और अनफॉर्चुनेटली वडोदरा में बहुत बड़ी बाढ़ आई, और उस बाढ़ को जब हमने हैंडल किया उस टाइम पे एज ए कमिश्नर, तो 4-5 दिन तक दिन रात हम लोग काम कर रहे थे। पूरा वडोदरा जो है वो पानी में सबमर्ज हो गया था कंट्रोल रूम में भी काफी, हाँ, और 6-6 फुट तक पानी जो है यहाँ पे रहा। और जैसे ही वो पानी रिसीड हुआ, निकला, तो मुझे कॉल्स आने लगे लोगों को कि मैडम हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतना सारा पानी यहाँ पर हुआ और वो पानी कहाँ चला गया कि लोगों को अब एकदम से कंप्लेंट्स आ रही कि पीने का पानी नहीं हुआ। हमने यहाँ की टीम के साथ में डिस्कस किया और मुझे लगा कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वाटर के लेवल्स ऊपर आए और शुद्ध क्वालिटी का पानी मिले। अभी भारत देश में 92% रेन वाटर वेस्ट हो जाता है, हम लोग सिर्फ 8% रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और वडोदरा जिले के जितने भी स्कूल्स हैं सब में एक साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स करेंगे। पर उसके लिए आपके पास में फंड्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वो सब कुछ करना यहाँ की टीम को लग रहा था कि इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने पीपीपी मोड के प्रोजेक्ट को एक नया आयाम दिया, कहीं कहीं उसमें भी आपने एक अपनी एक्सपर्टीज दिखाई। तो हम लोगों ने टाइम सेट डिसाइड किया कि 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें ये करना है। अब उसके लिए जो पीपीपी मॉडल पे हम लोगों ने फाइनेंसेस के लिए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स, फाइनेंसेस, डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल फंड और नरेगा वगैरह, उन सबको हम लोगों ने मिक्स करके किया। अब इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पे लोगों की भागीदारी होती है, पीपल पार्टिसिपेशन होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट फास्ट इम्प्लीमेंट होता है और लोग उस प्रोजेक्ट के साथ में एक बिलोंगिंगनेस भी दिखाते हैं, एसोसिएशन जो है वो दिखाते हैं। हम चाहते तो हम उसको सेंट्रली हमारे एजुकेशन यहाँ के डिपार्टमेंट से पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक साथ में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करवा सकते थे, पर हमने कहा नहीं, हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी खुद ये स्ट्रक्चर्स बनाएगी। जब वो खुद स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसे रेन वाटर का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। वहाँ पे जब बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनका सरपंच वहाँ पे जब ये बनाएगा तो वो लोग बच्चे, यस, तो हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो उसको समझेंगे और वो हम लोग उनको बोलते हैं बाल एम्बेसडर्स, चिल्ड्रन एम्बेसडर्स। आप जब हमारे स्कूल्स में जाइए तो हमारे बच्चे बताते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करते हैं और कितना सिंपल है ये टेक्नोलॉजी, वो ये बता सकते हैं। तीसरा, हम लोगों ने डिज़ाइन मॉडिफिकेशन किया। तो हमें लगता है कि जो प्रोसेस री इंजीनियरिंग है या फिर कहीं पे भी आपको लगता है कि डिज़ाइंस की री इंजीनियरिंग हाँ, वो यहाँ पर काम आया हमारा। तो हम लोगों ने इनफैक्ट एक कोर ग्रुप बनाया था इंजीनियर्स का, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल हम लोगों ने 2 मॉडल्स भी डिज़ाइन करवाए। हाँ, और 2 मॉडल्स हम लोगों ने उसके लिए डिज़ाइन करवाए और फिर वो जो है हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट किया। तो और जैसे नल से जल, तो वो हमारा, हम लोग बोलते हैं कि महिला आंदोलन है, वो महिला जन आंदोलन है, बिकॉज हमने उसमें विमेन जो हमारी पानी पुरवठा की जो यूजर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हमने उसमें इन्वॉल्व करके नल से जल में किया। जो रीयूज एंड रीसाइकिल ऑफ वेस्ट वाटर इन विलेजेस, आप आज देखिए कि वेस्ट वाटर विलेजेस में पूरा की पूरा ऐसे ही बह रहा है, वो उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है। हम लोगों ने उसमें भी 2 गांव लेके पूरे भारत देश में हम लोगों ने एक प्रोसेस शुरू किया कि कैसे, और उसमें भी फिर हमने इंजीनियरिंग को यूज करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस बायो फिल्टर, और उसके थ्रू वो पानी कैसे यूज हो सकता है इरिगेशन में, उसके मॉडल्स हम लोगों ने विलेजेस में बनाए। पर वो जो सब पॉसिबल था वो सबको साथ में लेके, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, फंड्स, लोगों को साथ में लेते हुए, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, नॉलेज पार्टनर्स। तो एज एन IAS आपको सबको साथ में लेते हुए, सब में से जो बेस्ट है उसको निकालते हुए फिर
आगे काम करना पड़ता है। जी। बड़ौदा के इतिहास की बात हो, एक हेरिटेज है, एक ऐसा शहर है कि जिसकी चर्चा होती है, अपना एक उसका पूरा एक लंबा इतिहास है, बहुत सारे अफसर हैं, उस कड़ी में आपका नाम भी जोड़ा जाता है। तपन रे हो या विजय नेहरा जी हो, जो लोग आपके काम को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वो क्रिटिकल अप्रोच से देखें या नॉर्मल अप्रोच से देखें, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले सालों में शालिनी अग्रवाल को भी ये शहर याद रखेगा। तो इस तरह के जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग जो ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं, परफॉर्मेंस देख के यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है। बाकी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉग्निशन है, पर गुजरात में आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कितना अच्छा है ऑफिसर का, उसके बेसिस पे लोग याद रखते हैं। और इसीलिए गुजरात में हर एक ऑफिसर को परफॉर्म करना पड़ता है। वडोदरा का जो असाइनमेंट था काफ़ी चैलेंजिंग रहा, पर यहाँ पर हमने बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ में और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ में काम किया, और वो जो भी नतीजे मिले उसके मोस्टली अच्छे ही रिजल्ट्स मिले। और वडोदरा ने काफ़ी क्षेत्रों में स्ट्राइक रेट अच्छा है, स्ट्राइक रेट लोगों के पार्टिसिपेशन के कारण अच्छा रहा, तो अच्छा लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। बस एक सीधा सवाल कि कलेक्टर का रोल ज्यादा मजा आ रहा था, चैलेंजिंग था, या कमिश्नर होना? दोनों में मजा आ रहा था, दोनों चैलेंजिंग है, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्योंकि हैं। अब जिस लेवल पे आप हैं उसके बाद अब कलेक्टर बनना संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि सेंटर आप जाएंगे। तमाम सारे इनिशिएटिव्स थे आपके कलेक्टर के तौर पे, आपने कभी क्रेडिट खुद नहीं लिया, कहीं ना कहीं आपने टीम को वो क्रेडिट दे दिया। क्या एक आईएएस के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है, या ये वो चीज है जहां से टीम चार्जअप हो जाती है जब आप टीम को क्रेडिट देते हैं? मुझे लगता है कि क्रेडिट जो है वो रिजल्ट्स को मिलता है। आपका यदि कोई प्रोजेक्ट है वो अच्छा सक्सेसफुल है तो क्रेडिट उसको जाता है। अब उसके पीछे जिन लोगों ने काम किया है वो क्रेडिट उन सबका होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रेडिट जो है वो टीम को जाना चाहिए, जो भी उसके पार्ट हैं उनको जाना चाहिए। साथ में एज अ पीपल जिन लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको जब वो क्रेडिट जाता है तो वो प्रोजेक्ट भी लॉन्ग सस्टेनेबल रहता है, उसकी जो रेप्लिकेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, और एज अ ऑफिसर आपको भी सेटिस्फैक्शन होता है कि हर एक आदमी जिसने भी उस टीम में काम किया है उसको ड्यू रिकॉग्निशन उसके काम के लिए मिला है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, रिकॉर्ड आपने बनाए, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया इन पिछले 15 सालों में जब आप देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आपके काम को नोटिस किया, और जो उनका एक बहुत पॉपुलर टॉक शो है मन की बात कार्यक्रम, उसमें उन्होंने आपके जो काम थे, आपके नेतृत्व में जो काम चल रहे थे, उनको मेंशन किया। उस दिन के लिए मैं पूछूंगा, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ जब इतने बड़े लेवल से आपको एंडोर्समेंट मिली? आपको बहुत अच्छा लगता है जब उतने बड़े लेवल से एंडोर्समेंट मिलता है कि उस प्रोजेक्ट को सराहा गया, और एज एन ऑफिसर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, एनकरेज्ड होते हैं, और मुझे लगता है कि ऑफिसर के लिए जो बेस्ट अवार्ड या बेस्ट रिवॉर्ड होता है वो यही होता है। तो आपको मुझे काफ़ी चार्जअप हुए कि हाँ और अच्छे से काम करना है, और ये बहुत बड़ी बात है कि उतने बड़े लेवल पे भारत के जिलों में या गांवों में क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, क्या क्या अच्छा काम होता है, उसको नोटिस किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज किया जाए, जिससे कि वो जो टीम है, आप देखिए तो ये पूरा टीम मेकिंग का ही काम, थकान दूर हो जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। आप कमिश्नर के तौर पर जल्द ही 1 साल पूरा करेंगे, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि बीएमसी में भी स्वॉट एनालिसिस हो चुकी है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीम बिल्डिंग के लिए, और एफिशिएंट डिलीवरी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वीएमसी में भी हो चुका है और उसके हिसाब से काम चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी सारा जो काम है वो एज ए टीम कौन कौन क्या क्या करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करके, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये ऑफिसर ये काम टीम बड़ौदा का मंत्र आपने यहाँ भी रखा हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आप आईएएस के तौर पर कलेक्टर भी थे, कमिश्नर भी हैं, वहाँ आपको
जो धारासभ्य है गुजरात में कहे विधायक है उनको डील करना होता था। हर एक अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास करवाना चाहता है, कंपटीशन उनके बीच भी होती है, सबको आप सबकी बातें आपको सुननी होती है। जब आप म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं तो यहाँ पार्षद होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी होती है, मेयर होते हैं, तो ज्यादा छोटे छोटे पॉकेट्स में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आता है। कैसे डील किया आपने दोनों चीजों को? मैं कहना चाहूंगी कि कलेक्टर में आपको आपका जो ये जो रोल होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड रोल होता है वहाँ पर यदि आपको बस पीपल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए कि ये काम से लोगों को यदि फायदा है। और आज जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उनका जो एरिया है वहाँ पे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ऑफिसर के दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि उस एरिया में लोगों की जो आवाज़ है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक उनके थ्रू जाती है और वो लोग भी लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। तो उनके जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें मेरिट पे ऑफिसर्स को डिसाइड करना चाहिए। यदि जेन्युइन है, नियम से है तो तुरंत करना चाहिए, और यदि उसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं तो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। वहाँ पर ये रोल लिमिटेड होता है, कॉरपोरेशन में वो रोल वास्ट होता है, बिकॉज आपके हर एक वार्ड के काउंसलर्स, धारासभ्य, एमपीज सबके साथ में मिलकर आपको वो काम करना होता है। इसलिए कॉरपोरेशन की जो बॉडी है वो इस तरह की है कि डेमोक्रेटिक, मैं कहना चाहूँगी कि ये तो इंडिया की उपलब्धि है कि 73 थर्ड अमेंडमेंट के बाद में जब ये लोकल संस्थाएं बनी, स्वायत्त संस्थाएं बनी, पंचायती राज जब स्टैब्लिश हुआ, तो ये जो कॉरपोरेशन की बॉडी है ये तो सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी में है। इसलिए उन सबको साथ में लेते हुए उनके जो भी जेन्युइन रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको निकाल करते हुए लोगों के जो विकास के काम हैं वो करने चाहिए और होने चाहिए। लेकिन ऐसा करते वक्त एक चीज की बड़ी जरूरत होती है, बैलेंस। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बैलेंस भी बना लेती है। कई अफसर होते हैं बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो कंट्रोवर्सी आ जाती है, लेकिन आप बैलेंस रखती है, कैसे संभव करती है? तो मैंने जो 15 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात की थी कि ऑफिसर जो है वो काम, कंपोज्ड और पेशेंस, वो ये 3 चीजें मुझे लगता है कॉरपोरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बट एट द सेम टाइम फर्मनेस, स्ट्रिक्टनेस और नियम के अनुसार पहली अप्रोच सॉफ्टनेस की होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होना उसके बाद की अप्रोच होनी चाहिए। दोनों साइमल्टेनियसली होती है। आप अपना जो स्टैंड है नियम के अनुसार है उसमें आप फर्म रहेंगे, जो नियम के अनुसार नहीं है वो नहीं करेंगे तो उसमें भी फर्म रहेंगे, बट आप अपनी बात को बहुत सॉफ्टली कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि शालिनी मैम कुछ भी आंख मूंद कर नहीं करते, कोई भी फाइल एवं ही नहीं होती, उनकी नोटिस, उनकी निगरानी पूरी रहती है। हाँ, तो ये जरूरी है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए और वो कॉरपोरेशन के हित में वो काम किस तरह से हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी के साथ में और एफिशिएंसी के साथ में, वो 3 चीजें उसमें होना चाहिए। वो हमारी नजर होती है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक आजकल मैं एफएम पे भी सुन रहा हूँ और एक आपने स्लोगन दिया, चूंकि आप कमिश्नर हैं और बड़ोदरा ने जो लास्ट सर्वेक्षण था, स्वच्छता सर्वेक्षण, 8वीं रैंक हासिल की सालों बाद। इस बार आपका टारगेट है टॉप 3 और एक स्लोगन है कि स्वच्छता को स्वभाव बनाइए। संस्कारी नगरी है, आपने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं जन भागीदारी के जरिए। क्या आपको लगता है कि स्वच्छता के मोर्चे पर भी बड़ोदरा एक लंबी छलांग लगाएगा? और पूरी कोशिश कर रहा है कॉरपोरेशन की स्वच्छता के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाए, और स्वच्छता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जन भागीदारी ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। इसीलिए वो जब तक स्वभाव नहीं बनेगा तब तक रैंकिंग या मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्वच्छता के क्षेत्र में लोगों को साथ में लेते हुए इस बार कॉरपोरेशन महाजुम्बिश स्वरूप में काम कर रहा है और हमें पूरी आशा है कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स इस बार मिलेंगे। बड़ोदरा के लोगों को अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपका स्लोगन है कि स्वभाव, स्वच्छता ही स्वभाव, आप जो भी कहना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन का सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्लीनलीनेस, और कहते हैं कि यदि जहाँ स्वच्छता त्यां प्रभुता, इसलिए हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है और वो तभी पॉसिबल है जब हर एक आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि मैं कचरा डस्टबिन में डालूंगा, मैं सेग्रीगेशन करूंगा, मैं गंदगी नहीं करूंगा और स्वच्छता के जितने भी नियम हैं मैं पालूंगा। तो मुझे लगता है कि वडोदरा स्वच्छता के क्षेत्र में
गुजरात में ही नहीं, देश में टॉप नंबर पर आ सकता है। हम तो कह सकते हैं कि फर्स्ट रैंक में भी आ सकता है, पर आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है। तो प्लीज़ स्वच्छता को अपना स्वभाव बनाइए और सब लोग मिलकर स्वच्छता जुम्बिश में वडोदरा को आगे ले जाएं, ये संकल्प भी करते हैं। एक सवाल और है कि जो मौजूदा कॉरपोरेशन है, कहीं ना कहीं आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई भी की, मेयर साहब भी इंजीनियर हैं। अगर मैं स्टैंडिंग कमेटी में जाता हूं तो वहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर शीतल मिस्त्री हैं, डॉक्टर हितेंद्र पटेल हैं, विपक्ष की नेता आमिर रावत वो भी इंजीनियर हैं। जब ऐसे लोग किसी बॉडी में मिलते हैं, किसी एक आईएएस ऑफिसर को, तो कितना आसान होता है चीज़ों को कर पाना? मुझे लगता है बहुत आसान होता है चीज़ों को कर पाना, क्योंकि वो लोग लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैंने प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात की, तो वो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी प्रोसेसेस में बिलीव करते हैं और टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। इसलिए आप जो भी टेक्निकल इंटरवेंशंस करते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत होती है। जब आपके पास में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है तो उसमें से जैसे स्वॉट एनालिसिस है, तो ये भी एक प्रकार का स्वॉट एनालिसिस है जो स्टैंडिंग कमेटी में या सामान्य सभा में होता है, और उसमें से कॉर्पोरेशन कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सके उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, रेवेन्यू कैसे ज्यादा मिले, कैसी चीजें कहाँ पे फंड सेव कर सकते हैं, हर एक चीज पे अलग अलग क्षेत्रों में। सपोज रोड प्रोजेक्ट्स हैं तो कैसे रोड्स को बेटर किया जा सकता है, कैसे टेंडर प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके बेहतर क्वालिटी के रोड कम रेट पे बनाए जा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो इस तरह के वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन करके कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की जा सकती है। तो इस तरह के लोगों के साथ में काम करने का अपना एक अलग अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। आखिरी सवाल है कि आने वाले दिनों में एक चर्चा ये भी है कि मैम केंद्र की प्रतिनिधि डेपुटेशन पर जाने वाली है, जाहिर सी बात है वो पड़ाव होगा, आप जाएंगे, लेकिन वडोदरा को आने वाले दिनों में वो कौन सी चीजें हैं जो मिलने वाली है, जिनका काम एक लास्ट स्टेप पे है? अभी हम लोगों ने रिसेंटली वडोदरा में पहली बार वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन करने में आया है। वडोदरा की बस्ती लास्ट जो है अभी जब 7 नए गांव जुड़े थे तब 18 लाख से 25 लाख हुआ और 180 स्क्वायर किलोमीटर से 220 स्क्वायर किलोमीटर तक हुआ। जो वार्ड्स हैं वो बहुत पुराने टाइम पे बनाए गए हैं, विस्तार बढ़ गया, बस्ती बढ़ गई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के लिए इनकन्वीनियंस ज़्यादा थी, इसलिए वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन किए गए और अभी फुल फ्लेज में वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और लोगों तक तुरंत हर तरह के विकास के काम पहुंचे, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। दूसरा, वडोदरा का जो रेवेन्यू जनरेशन है, वडोदरा कॉरपोरेशन का लिमिटेशन है कि इसकी जो रेवेन्यू की आवक है, वो इनकम है, वो कम है। बट आप देख रहे हैं कि अभी लास्ट 5-6 मंथ्स में 6-7 मंथ्स में 250 करोड़ पहली बार इतने बड़े लेवल पे आवक 6-7 मंथ्स में बढ़ाई गई है इनकम। साथ में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स, उन सब में बहुत मासिव स्केल पे काम हो रहा है, क्योंकि पानी का जो एक प्रॉब्लम है वो वडोदरा के लिए बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। साथ में जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उन सब के क्षेत्र में बहुत जुम्बिश स्वरूप में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट्स तुरंत आपके सामने भी आएंगे। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, स्वच्छता के क्षेत्र में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी किससे सेग्रीगेट करके और उसको कैसे साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाए, वो सब। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको साथ में कंबाइन करते हुए काफ़ी सारे काम अभी एक साथ में चल रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको शीघ्र ही पता चलेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तमाम वो प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, जिससे बड़ोदरा के लोगों का कहीं ना कहीं जीवन जो है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा और उनकी जीवन में सहूलियत भी आएगी, उनके पास सुविधाएं बहुत पास में उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में अभी वडोदरा ने पूरे इंडिया में एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि फाइनेंस के क्षेत्र में वडोदरा एक आत्मनिर्भर कॉरपोरेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। उसमें म्युनिसिपल बॉन्ड्स 100 करोड़ का वडोदरा कॉरपोरेशन ने फर्स्ट टाइम रेज किया। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो वडोदरा कॉरपोरेशन के साथ में जुड़ा हुआ था, भारत सरकार ने नियुक्त किया था। और अमेरिका बॉन्ड के क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहाँ पर बॉन्ड के थ्रू
फाइनेंसेस रेज किए जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वडोदरा कॉरपोरेशन का जो बॉन्ड है वो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि इन्वेस्टर्स ने गुजरात के गुड गवर्नेंस मॉडल पे या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पे या आत्मनिर्भर जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया और सब्सक्राइब किया। 7.15 रेट जो मिला है इस डिफ़िकल्ट परिस्थिति में, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया में अभी तक जितने भी बॉन्ड्स रेज हुए हैं उसमें लोएस्ट रेट का बॉन्ड ये रेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, गुजरात सरकार और लोग वो वडोदरा कॉरपोरेशन को एक स्ट्रेंथनिंग कि हाँ भाई एक सशक्त कॉरपोरेशन है उस तरह से देख रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। तो आने वाले टाइम में इस तरह के काफ़ी सारे और इनिशिएटिव्स वडोदरा कॉरपोरेशन में लिए जाएंगे। आखिरी सवाल है कि बहुत सारे दायित्व आज भी आपके पास है, म्युनिसिपल कमिश्नर का दायित्व हो या वडोदरा गैस लिमिटेड का हो या स्मार्ट सिटी या फिर बूडा का, कितना टाइम मिल पाता है? जब टाइम मिलता है तो शालिनी अग्रवाल तब उस टाइम में क्या करती है? तब उस टाइम पे वो एक मदर होती हैं और वो बहुत कम टाइम मिल पाता है, बट जो भी टाइम मिलता है वो फैमिली के साथ में और उनकी एजुकेशन और उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें निकलता है। तो अभी सारे दायित्व एक साथ में चलते हुए चलता है, और जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें खुद की जो हॉबीज़ हैं वो परस्यू करने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत कम टाइम होता है। पर अभी कहना चाहूँगी कि विमेन मल्टीटास्कर कैसे होते हैं वो सब फीलिंग्स होती हैं, बट काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है एज एन पापा को इंडिविजुअल। बतौर आईएएस देखा तो कहीं न कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में थी, क्योंकि पापा कहते ना डैडीज डॉटर, तो वो एक पापा को बहुत करीब से देखा आपने एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे, तो भी चीजें आसान रही आपके लिए लगा? मुझे पर्सनली और व्यक्तिगत तरीके से मेरे मदर फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और ये जो हम चीज़ें कर पाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका भी मोटिवेशन रहता है। मेरे फादर हमेशा हर चीज़ बोलते हैं कि आज तुमने नया क्या किया ये बताओ। तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है कि हाँ कुछ नया करना है, और वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, मेहनत करो, सजेशंस भी रहते हैं, सजेशंस भी देते हैं, गाइडेंस भी रहता है। तो इसलिए उनका मेरी करियर में और प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके माध्यम से मैं हर माता पिता को कहना चाहूँगी कि भारत देश की हर लड़की सक्षम है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत आगे बढ़ सकती है। ज़रूरत है कि उसको उसके माता पिता सपोर्ट करें, उसको अपॉर्चुनिटी दें, उसको एज एन इंडिविजुअल उसका जो टैलेंट है उसको तराशें और उसको जीवन में आगे बढ़ने की उसके साथ में खड़े रहें उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले, और मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ अपने जीवन में वो कह सके कि मुझे बहुत अच्छे माता पिता मिले, वो पूरे कर सके, उसके लिए उनके साथ में खड़े रहें। तो ये थी डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। तो ये थी शालिनी अग्रवाल आईएएस 2005 बैच, जिन्होंने हमारे साथ लोक सेवक के इस शो में अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और तमाम बड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बेबाकी से बात की और बताया कि सिविल सेवा में चयनित होने के बाद एक ही मंत्र होता है कि सेवा परमो धर्मा। कहीं ना कहीं आप फुल टाइम लोक सेवक होते हैं, कैसे पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो, कैसे आप सरकार की योजनाओं को जमीन पर लेकर जाएं, यही एक मंत्र होता है। और लगातार हर दिन हर मोर्चे पर एक नया टास्क होता है। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और देखते रहिए तमाम सारे अच्छे कंटेंट के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज।